हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में टॉलेंस टायर्स के आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों 9 सितंबर से 11 सितंबर को ये इशू ओपन होने वाला है और इस वीडियो में हम कंपनी के बारे में डिटेल में समझेंगे कि बेसिकली कंपनी करती क्या है। ज़रूर दोस्तों, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं 9 तारीख से और 10 तारीख को भी एक आईपीओ है। 9 तारीख से तो 3 आईपीओ और 10 तारीख को एक आईपीओ। तो अपना आप में इतने सारे आईपीओ जब आते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों हर एक कंपनी के बारे में हमको समझना ज़रूरी है, बिकॉज पैसा कहाँ लगाना है ये भी पता होना चाहिए। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, कंपनी ₹5 की फेस वैल्यू के साथ आई है। करीबन प्राइस बैंड कंपनी ने सेट कर रखा है 215 से ₹226 पर शेयर का। 66 शेयर्स का लॉट साइज है। करीबन 230 करोड़ का इशू है, जिसमें से 200 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। तो आप समझ सकते हैं कि आईपीओ का साइज काफ़ी स्मॉल है। करीबन 230 करोड़ का इशू है, जिसमें से 200 करोड़ का कंपनी ने फ्रेश इशू रख रखा है और बाकी का 30 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। राइट, तो काफ़ी स्मॉल पोर्शन है ऑफर फॉर सेल का। बीएसई एनएसई दोनों पर आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अब सबसे पहले हम समझते हैं बेसिकली कंपनी करती क्या है। सो फ्रेंड्स, कंपनी 2003 में स्टार्ट हुई थी और टॉलेंस टायर लिमिटेड एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जो कंपनी काम करती है वो एक काम है टायर मैन्युफैक्चरिंग का तो है ही, लेकिन इसमें जो कंपनी का मेजर काम है वो है रीट्रेडिंग सॉल्यूशंस इन इंडिया। टायर रीट्रेडिंग सॉल्यूशंस होता क्या है? अब मान लीजिए दोस्तों आपका कोई टायर है, राइट, तो ज़रूरी नहीं कि पूरे टायर को बदलने की ज़रूरत है। ऊपर जो उसकी दोस्तों ग्रिप होती है, या फिर आप समझ सकते हैं एग्जैक्ट, अगर मैं बताऊँ आपको किस तरीके से रीट्रेड होता है, तो ये फोटो आप देखिए। राइट, टायर है ये पूरा और इसके ऊपर से ये जो पोर्शन है इसको निकाल दिया जाता है एंड देन उसके ऊपर नया पोर्शन लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों बेसिकली रीट्रेडिंग होती है। इसमें बफिंग, बिल्डिंग, क्योरिंग सब कुछ हो जाता है। वो दोस्तों कंपनी मेजर काम करती है। तो आपको समझ में आ चुका है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंपनी का यही आपको ज़्यादातर बिजनेस देखने को मिलेगा, जिसमें कंपनी टायर मैन्युफैक्चरिंग करती है और ट्रेड रबर मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी 40 कंट्रीज में अपना जो यहाँ पर काम है वो करती है और एक्सपोर्ट भी करती है टू 40 कंट्रीज, जिसके अंदर मिडिल ईस्ट, ईस्ट अफ्रीका, जॉर्डन, केन्या और इजिप्ट भी इंक्लूडेड है। राइट, तो देखिए कंपनी के दो बिजनेस वर्टिकल्स है। पहला है टायर मैन्युफैक्चरिंग का, तो दूसरा है ट्रेड रबर मैन्युफैक्चरिंग का। जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है इसके अंदर दोस्तों लाइट कमर्शियल व्हीकल ऑफ टायर्स, टायर्स हो गए, देन ऑफ रोड टायर्स हो गए, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर टायर ट्यूब्स, टायर फ्लैप्स, देन पीसीटीआर, कन्वेंशनल ट्रेड रबर, बॉन्डिंग गम, वल्कनाइजिंग सॉल्यूशन, रोप रबर एंड अदर्स। ये सब चीज़ें दोस्तों कंपनी के आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, एग्रीकल्चर टायर्स, ट्रेड रबर, वेरियस एसेसरीज जो है वो बेसिकली कंपनी की द्वारा बनाई जाती है। इसमें बॉन्डिंग गम, टायर फ्लैप्स और वल्कनाइजिंग सॉल्यूशंस आ जाते हैं। दोस्तों कंपनी के पास ऑलमोस्ट 8 डिपोट्स हैं जहाँ पे कंपनी ऑपरेट करती है और कंपनी के पास 3737 डीलर्स है नेशनल वाइड। जो कंपनी का ऑपरेशनल है, राइट, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है कंपनी की, तो वो देखिए दो लोकेटेड है, कैलिडी केरला के अंदर, और थर्ड है अल हमारा इंडस्ट्रियल जोन, जो बेसिकली यूएई में है। राइट, तो यहाँ पर कंपनी के पास यानी ओवरऑल 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। एक है केरला के अंदर, तो दूसरी है यूएई के अंदर। राइट, तो एक इंडिया में, 2 इंडिया में, बाकी एक देखिए फॉरेन कंट्री में है। कंपनी के पास 163 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के पास ऑलमोस्ट 1003 एसकेयूज आपको देखने को मिल जाएंगे ट्रेड रबर कैटेगरी के अंदर। राइट, बाकी देखिए कंपनी का सर्टिफिकेशन है आईएसओ का। जो कंपनी की क्लाइंट लिस्ट है, राइट, उसके अंदर मैरंगोनी, जीआरपी, देन केरला एग्रो मशीनरी कॉर्पोरेशन, राइट, इसके अलावा दोस्तों रेडलिन मोटर्स और टायर ग्रिप, ये बेसिकली कुछ क्लाइंट्स हैं जो आपको कंपनी के देखने को मिल जाएंगे। कंपनी के पास टोटल मिलाकर अभी तक अगर देखा जाए तो 163 नई डिज़ाइन है और प्रोडक्ट्स है जो कंपनी ने यहाँ पर डेवलप किए हैं और ये कंपनी ने यहाँ पर किया है। इसके अलावा कंपनी के पास 55 एम्प्लॉयज़ है, जिसके अंदर दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी हो गए, सेल्स टीम भी हो गई, मार्केटिंग टीम भी हो गई, जो ऑलमोस्ट दोस्तों 55 एम्प्लॉयज़ इसमें इंक्लूड है। जैसे मैंने कहा इसके अंदर दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी है, जो बेसिकली यहाँ पर चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को रिपोर्ट करते हैं। तो हमने समझ लिया कि दोस्तों कंपनी के पास बिजनेस किस तरीके का है, कंपनी के पास कौन सी क्लाइंट लिस्ट है। अब हर बिजनेस है तो उसका या तो कोई स्ट्रेंथ होगी या तो कोई वीकनेस होगी, तो ये समझते हैं। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ यही दोस्तों, कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज है। जैसे मैंने बताया, कंपनी के पास काफ़ी सारी एसकेयूज है क्रॉस टायर एंड रबर कैटेगरीज। कंपनी का जैसे मैंने कहा एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी एश्योरेंस, क्योंकि इनके आईएसओ मार्क है। तीसरी बात, एक्सटेंसिव डीलर्स है कंपनी के पास, 8 नेशनल वाइड डिपोट्स भी है। चौथा, इन हाउस R&D सेंटर है, जिसमें कंपनी 163 न्यू डिज़ाइन, जैसे मैं आपको बताया, यहाँ पर बना चुकी है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें 3 फैसिलिटीज़ है, जैसे आपको बताया। और 6 दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, जो इनके मेजर OEMs है और ग्लोबल कस्टमर्स है। अब समझते रिस्क क्या है।
रिस्क देखिए पहला तो यही है कि कंपनी का डिपेंडेंस है 261 सप्लायर्स में, और ये बात ध्यान रखिएगा जो टॉप 10 है उनसे कंपनी का कितना बिजनेस आता है, 98%। तब समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सप्लायर्स का अगर यहाँ पर काम रुक गया तो ओवरऑल कंपनी का काम रुक जाएगा, आप ये समझ सकते हैं। दूसरा, वॉलेटाइल रॉ मटेरियल प्राइसेस है, लगातार दोस्तों प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती है तो प्रॉफिटेबिलिटी में इफेक्ट पड़ता ही रहता है। देन इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दोस्तों करती है एट ऑपरेट एट लो यूटिलाइजेशन रेट, मतलब 50% से भी कम दोस्तों कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से यूटिलाइज हो पाता है। चौथा, कंपनी का काफ़ी ज़्यादा देखिए डिपेंडेंस है ओएम सेल्स के ऊपर, क्योंकि ऑलमोस्ट 5% कंपनी का टोटल रेवेन्यू यहाँ से आता है। पांचवा, कंपनी का एक्सपोजर है जो लाइबिलिटी रिस्क है, कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट 311 क्लेम्स जो है वो देखने को मिल चुके हैं। और इसके अलावा दोस्तों हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, करीबन 115 मिलियन यानी करीबन 11 करोड़ के आसपास कंपनी को फाइनेंस कॉस्ट आई थी, क्योंकि इनकी इतनी हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए आप समझते हैं दोस्तों यहाँ पर कंपनी का फिनेंशियल किस तरीके का है, ठीक है। तो देखिए एक ही क्वार्टर के नंबर्स यहाँ पर दे रखे हैं, आपको और बता देता हूँ नंबर्स। तो ये हम आ चुके हैं, शुरुआत करते हैं 2022 से। अब ये बात ध्यान रखिएगा जो नंबर्स है वो मिलियन में है, तो आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बोलता हूँ। तो 113 करोड़ का दोस्तों कंपनी का कुल मिलाकर 2022 में रेवेन्यू था। देन अगले साल 118 करोड़ का हुआ, यानी कंपनी का रेवेन्यू बेसिकली डिक्लाइन कर गया, आप देख सकते हैं। देन उसके बाद माफ़ करिएगा 118 है और 113 था, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है वो करीबन 118 करोड़ से बढ़कर सीधा 227 करोड़ हो गया एज ऑफ नवंबर 2023। ये दोस्तों कंपनी ने रिपोर्ट किया है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अलग ही एक नंबर्स में आपको ग्रोथ देखने को मिल गई। देन यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करता हूँ, तो दोस्तों कंपनी का मुनाफा था पहले ओनली 60 लाख का, देन उसके बाद करीबन 4 करोड़ का, और अभी दोस्तों कंपनी ने 26 करोड़ का मुनाफा दर्ज करा है। तो एक जो मुझे इंटरेस्टिंग बात लग रही है वो क्या है कि आईपीओ आने से पहले कंपनी के नंबर्स में अलग सी ग्रोथ देखने को मिल रही है जो पहले नज़र नहीं आ रही थी। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। अब देखिए ये क्या है ये पता नहीं, बट जो दिख रहा है वो आपके सामने है, राइट। इसके अलावा अगर हम कंपनी के ऊपर बोरिंग्स देखते हैं तो कंपनी के ऊपर पहले 48 करोड़ की बोरिंग, देन 47 करोड़, नाउ 78 करोड़ की बोरिंग। तो बोरिंग तो चलिए बहुत ज़्यादा नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का बढ़ता गया 5% से सीधा 25% हुआ, देन 25.87% हो चुका है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 14%, 31%, 36%। तो यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा इंक्रीज हमको देखने को मिला है, राइट। इसके अलावा क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बड़ा इंक्रीज था तो कंपनी का ईपीएस भी हमको बढ़ता हुआ नजर आया। तो ये बात सही है कि दोस्तों कंपनी की जो नंबर्स में ग्रोथ है वो अलग से देखने को मिली। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने कहा रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। देन डेट टू इक्विटी भी जैसे मैंने कहा मैनेजेबल ही नजर आता है। मार्जिन कंपनी के बिजनेस में करीबन 11-12% के आसपास के हमको नजर आते हैं, यानी कंपनी के मार्जिन आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, राइट, उससे थोड़ा सा बेहतर नज़र आता है, ये साफ दिखता है। बाकी वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो देखिए कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आई है वो 34 के प्राइस टू अर्निंग के आसपास लेकर आई है। एंड अगर हम वैल्यूएशन देखते हैं दूसरी कंपनी का, जैसे कि देखिए कंपनी है इंडा ग्रबर्स जो कंपनी ने पीएस बताए हैं, तो उसमें 39 का पी है। देन वामशी रबर का है पी ऑफ अराउंड 27.94। देन आता है टीवीएस श्री चक्र का जिसका पी है ऑलमोस्ट 33.76 का। जीआरपी लिमिटेड है 24 के पी पे, और एलगी रबर है करीबन 45 के पी पे, राइट। तो अगर आप सबकी वैल्यूएशन देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई एक पॉइंट पे आके सब मैच हो रहे हैं, राइट। सबकी वैल्यूएशन ज़्यादा है। स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो हाँ 25 से ऊपर है। मेजरली 3 प्लेयर्स की तो आपको देखने को मिलेगा 30 से ऊपर है। बट कंपनी क्योंकि 34 के प्राइस टर्निंग पे अपना आईपीओ लेकर आई है, राइट, तो ऐसा नहीं कह सकते कि कंपनी ने बहुत जगह छोड़ी है इन्वेस्टर्स के लिए, राइट। अभी कंपनी की एंकर बुक भी निकल कर आई थी जिसमें कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स से 69 करोड़ रुपीज़ रेज करे। यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े नाम हमको देखने को मिल गए, बट ऐसा नहीं था कि हाँ खराब थी। ओवरऑल जो देखिए आते हैं आईपीओ में, स्मॉल आईपीओ में, वो स्पेसिफिक एंकर्स थे। और अगर मैं ग्रे मार्केट की बात करता हूँ तो देखिए जो ग्रे मार्केट है वो करीबन 30 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। दैट इज़ 13.27% के आसपास का भी आपको प्रीमियम जो है वो देखने को मिल रहा है मेजरली, राइट। तो प्रीमियम भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो क्वेश्चन क्या आता है, अप्लाई करना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए। देखिए कि ऐसा आईपीओ है जिसको आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपके पास फंड की शॉर्टेज है तो डेफिनेटली इस इशू को आप चाहे तो देखिए अवॉइड कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा लगता है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। बट क्यों मैं कह रहा हूँ, बिकॉज रीजन सिंपल है। ऐसा नहीं कि देखिए कंपनी ने टेबल पे बहुत स्कोप छोड़ा है, राइट। ऐसा नहीं कि यहाँ से 50-60% के ऊपर खुलता हुआ नजर आ सकता है, मुझे इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं दिखती है। रीजन सिंपल है दोस्तों। पहली बात तो
इस आईपीओ को लेकर कितनी डिमांड आती है वो भी अपने आप में क्वेश्चनेबल है, बिकॉज इंपॉर्टेंट आईपीओ आ रहे हैं, बड़े आईपीओ आ रहे हैं, तो मेजर पैसा वहाँ जाने की उम्मीद नज़र आती है। और स्पेसिफिकली जहाँ पर ज़्यादा पैसा बनेगा वहाँ पर जाएगा भी। और जैसे मैंने कहा यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं छोड़ी गई, तो ये भी एक रीज़न है कि दोस्तों कंपनी के आईपीओ को कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो देखने वाली बात होगी जैसा मैंने कहा। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या व्यू है, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।